क्यों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने के बाद माधुरी दीक्षित ने अपना अवार्ड अपने आलोचकों के नाम कर दिया, यानी कि क्रिटिक्स के नाम? जानेंगे आज फायर एंड आइज बातों बातों में। देखते रहिए। 1988 में रिलीज हुई तेजाब में एक दो तीन गाते गाते माधुरी दीक्षित कब लाखों दिलों की धड़कन बन गई पता ही नहीं चला। वहां से लेकर के तो त्रिदेव, राम लखन, दिल, साजन, बेटा और खलनायक तक पहुंचते पहुंचते माधुरी दीक्षित पूरे बॉलीवुड पर राज कर रही थी। सिनेमाकारों की पहली पसंद थी माधुरी दीक्षित, वहीं पर दर्शकों को भी माधुरी की फिल्म का बेसब्री से इंतजार होता था। 1994 में जब राजश्री प्रोडक्शंस की ऐतिहासिक हम आपके हैं कौन रिलीज हुई, तो उसके बाद तो इस बात में कोई शक नहीं था कि माधुरी दीक्षित हॉल ऑफ फेम की बेहद मजबूत दावेदार थी। यही कहानी आगे भी बढ़ी। 1995 में माधुरी दीक्षित की एक फिल्म प्रदर्शित हुई जिसका नाम था राजा। इंदर कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में माधुरी के साथ नजर आए संजय कपूर। लेकिन टाइटल नाम राजा होने के बावजूद इस फिल्म का सारा क्रेडिट ले गई रानी, यानी कि माधुरी दीक्षित। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हुई बम्पर हिट और अब माधुरी दीक्षित को लेडी अमिताभ के नाम से जाना जाने लगा, जो अपने रिकॉर्ड खुद बनाती थी और खुद तोड़ती थी। इस समय ऐसा लगता था कि माधुरी दीक्षित की सफलता राजा मिदास की तरह है, जिसे भी छू ले उसे सोना बना दे। लेकिन माधुरी के फैंस और दर्शक ये नहीं जानते थे कि इसके बाद आने वाला समय बेहद कठिन था। 1995 में ही राजा के बाद माधुरी की जो अगली फिल्म आई वो थी याराना। डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में माधुरी के साथ नजर आए दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर और राज बब्बर। लेकिन ये फिल्म दर्शकों को लुभा नहीं पाई। आलम यह था कि ये फिल्म अपने कंटेंट से ज़्यादा याद की गई माधुरी दीक्षित के चार्टबस्टर गाने के लिए, मेरा पिया घर आया ओ राम। वो गीत तो बेहद लोकप्रिय हुआ, मगर ये फिल्म दर्शकों को थिएटर तक नहीं खींच पाई। हालांकि इस गाने की और माधुरी की तारीफ हर तरफ हुई, लेकिन कमर्शियली ये फिल्म माधुरी के लिए उतनी अच्छी नहीं थी। तो 1995 खत्म होता है यहाँ पर और माधुरी दीक्षित के लिए 1996 में नई उम्मीदें हमेशा की तरह मौजूद थी। बड़े बैनर की फिल्मों में काम करते करते माधुरी की जो अगली फिल्म रिलीज हुई वो थी राजकुमार। 1996 की शुरुआत में प्रदर्शित ये फिल्म पंकज पराशर द्वारा निर्देशित की गई थी और इस फिल्म में उनके साथ नजर आए उनके सबसे सफल जोड़ीदार यानी कि अनिल कपूर। ये फिल्म एक फिक्शनल ड्रामा थी, लेकिन ये ड्रामा लोगों को लुभा नहीं पाया। ना माधुरी के डांसेस की, ना फिल्म के गानों की कोई ऐसी खास तारीफ हुई और ना इन चीज़ों का कोई ऐसा लोगों पर प्रभाव पड़ा कि लोग थिएटर तक आते। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी जो 90 के दशक की ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ जोड़ियों में से एक है, वो भी इस फिल्म को बचा नहीं पाई। तो माधुरी दीक्षित के लिए ये थी दूसरी फ्लॉप। जो अगली फिल्म माधुरी की रिलीज हुई वो भी एक बड़े बजट की फिल्म थी और बड़े बैनर की फिल्म थी, क्योंकि बैनर का नाम था राज कपूर फिल्म्स, यानी कि आरके फिल्म्स। फिर एक बार माधुरी नजर आई ऋषि कपूर के साथ। इस बार फिल्म थी प्रेम ग्रंथ। लेकिन यकीन मानिए, ये फिल्म माधुरी के करियर की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक थी, सबसे खराब फिल्मों में से एक ऐसी कहानी जिसमें कनेक्टिविटी नहीं थी और चित्रण का जो तरीका था वो बिल्कुल गले से उतरने वाला नहीं था। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर चलना ही नहीं था। कई बार आज इस फिल्म को देख करके या इसके बारे में सोच करके ऐसा लगता है कि ये फिल्म माधुरी दीक्षित या राज कपूर बैनर के मापदंडों पर जब खरी उतरती ही नहीं है तो इसे बनाया क्यों गया। 1996
माधुरी दीक्षित के लिए एक खराब साल साबित हुआ। ये पहली बार था कि पिछले 8 सालों में माधुरी दीक्षित की कोई फिल्म किसी साल में ना चली हो। हर साल कम से कम एक सुपरहिट देने वाली माधुरी दीक्षित ने यहां पर अपना रिकॉर्ड टूटते हुए देखा। याराना और प्रेम ग्रंथ की असफलता के बाद अब कई सारे क्रिटिक्स खुलकर माधुरी की बुराई करने लगे। शायद वो यही चाहते थे काफी लंबे समय से, क्योंकि हम तो ये जानते ही हैं कि हर सफल व्यक्ति से रश्क करने वाले, जलने वाले कई होते हैं। तो कुछ लोगों ने माधुरी के अभिनय क्षमता पर सवाल उठाए, तो कुछ लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि माधुरी में वो पहले जैसी बात नहीं थी। लेकिन माधुरी ने बड़े शालीनता के साथ इन सब बातों को सुना, परंतु कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन आने वाला समय माधुरी के लिए और चुनौती भरा रहने वाला था। एक खराब साल के बाद अब माधुरी दीक्षित को उम्मीदें थी 1997 से। सही भी है। तो जो माधुरी दीक्षित की इस साल पहली फिल्म रिलीज हुई वो थी राकेश रोशन द्वारा निर्देशित कोयला। राकेश रोशन का जो निर्देशक के तौर पर ट्रैक रिकॉर्ड है वो करीब करीब 100% है, यानी कि उनकी ज्यादातर फिल्में, यूं कहिए करीब करीब सारी फिल्में हिट या सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर हुई है। कोयला से इसलिए भी उम्मीदें थी क्योंकि साथ में थे शाहरुख खान। एक बार फिर से अंजाम के बाद माधुरी और शाहरुख साथ आए थे और इस फिल्म का गीत संगीत पहले ही हिट हो चुका था। तो अप्रैल महीने में कोयला रिलीज हुई, लेकिन कहानी वैसी नहीं थी जिसकी उम्मीद की गई थी। जबरदस्त एक्शन और पावर पैक परफॉर्मेंसेस के बावजूद, चार्टबस्टर संगीत होने के बावजूद इस फिल्म की उबड़ खाबड़ कहानी और एक न कनेक्ट होने वाले नरेशन के चलते कोयला ने दर्शकों को निराश ही किया। कोयला अपेक्षाओं से नीचे रह गई और बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म नहीं कही जा सकती। अब माधुरी के आलोचकों ने उनके खिलाफ खुले तौर पर बोलना शुरू कर दिया था। पहले केवल आलोचना होती थी, लेकिन अब तो माधुरी को यह भी सलाह दी जाने लगी कि उन्हें अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना चाहिए और फिल्मों को अलविदा कह देना चाहिए। अब कई सारे फिल्मकार भी माधुरी दीक्षित को अपनी फिल्मों में नहीं लेना चाह रहे थे, बल्कि उनकी पहली पसंद कोई और अभिनेत्रियां थी, खास करके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद काजोल और राजा हिंदुस्तानी के बाद करिश्मा कपूर। मनीषा कोइराला और तब्बू भी अच्छा काम करते हुए कड़ी टक्कर दे रही थी और इस रेस में माधुरी दीक्षित लगातार पिछड़ती जा रही थी। उनके विरोधी और उनके आलोचक अब पूरी तरह से खुलकर उनका विरोध कर रहे थे। निराशा तो माधुरी दीक्षित के फैंस को भी थी, लेकिन इस समय कोई कुछ कहता भी तो क्या। माधुरी की जो अगली फिल्म रिलीज हुई वो थी महानता। इस फिल्म में उनके साथ दिखाई दिए संजय दत्त और ये फिल्म पिछले कई सालों से फंसी हुई थी। संजय दत्त के जेल जाने से पहले इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के केस के चलते जब वो जेल गए तो ये फिल्म रुक गई और उसके बाद जब वो जेल से छूट करके आए तो इस फिल्म को पूरा किया गया। ऐसी फिल्मों से ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर भी हाथ खींच लेते हैं, तो या तो ये फिल्में ठंडे बस्ते में चली जाती हैं या तो फिर थिएटर पर पहुंचती है तो जनता उन्हें देखना नहीं चाहती है। और इस फिल्म के साथ दूसरी बात हुई, फिल्म थिएटर तक तो पहुंची, लेकिन जनता में इस फिल्म के प्रति कोई उत्साह नहीं था। खलनायक की ये सुपरहिट जोड़ी, थानेदार की ये हिट जोड़ी, साजन में कमाल करने वाली जोड़ी आज जनता देखना नहीं चाह रही थी। तो महानता भी बॉक्स ऑफिस पर एक घाटे का सौदा साबित हुई और अंत में अब माधुरी दीक्षित के हाथ से समय उसी तरह फिसल रहा था जैसे रेत मुट्ठी से। कहानी आगे बढ़ती है तो माधुरी दीक्षित की जो अगली फिल्म रिलीज हुई वो थी मृत्युदंड। ये फिल्म
प्रकाश झा द्वारा निर्देशित एक हार्ड हिटिंग विमेन ओरिएंटेड ड्रामा थी। फेमिनिज्म की चर्चा जो हम आज सुनते हैं, ये पक्ष उस समय बहुत पहले रखा जा चुका है और उसका प्रमाण है ये फिल्म। ये फिल्म माधुरी दीक्षित के सभी आलोचकों को एक जवाब थी और समीक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात। फिल्म, जैसा मैंने कहा, एक ऑफबीट फिल्म थी। फिल्म में माधुरी दीक्षित का जो परफॉर्मेंस था वो आज तक के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से एक था। तो कहीं ना कहीं पर माधुरी दीक्षित को इस फिल्म से वाहवाही मिली, तारीफ मिली, लेकिन इन फिल्मों की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि ऐसी फिल्में अवार्ड फंक्शंस में और समीक्षकों के लेखों में ज्यादा सराही जाती हैं थिएटरों के मुकाबले। फिल्म का बॉक्स ऑफिस ठीक ठाक रहा और ये फिल्म औसत ही कही जा सकती है, लेकिन फिर भी माधुरी दीक्षित को कहीं ना कहीं पर एक आत्मविश्वास लौटता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद जो फिल्म रिलीज हुई, उस फिल्म ने भी माधुरी दीक्षित के लिए काम को और बिगाड़ा ही, क्योंकि अगली फिल्म जो उनकी थी वो थी मोहब्बत। इस फिल्म में माधुरी के साथ नजर आए फिर एक बार संजय कपूर और उनसे उम्र में छोटे अक्षय खन्ना। अब इस बात को लेकर के भी माधुरी दीक्षित को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि अक्षय खन्ना उनसे उम्र में छोटे थे। तो माधुरी दीक्षित की उम्र और यहां तक कि उनके वजन पर भी उनके आलोचकों ने कमेंट करना शुरू कर दिया था। इस फिल्म के एक आध गीत को छोड़ दिया जाए तो इस फिल्म को भी लोगों ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, बल्कि आलोचना ही हुई। और अंत में अब माधुरी दीक्षित इस रेस से करीब करीब बाहर हो चुकी थी। कोई खास बड़े प्रोजेक्ट अब उनके हाथ में नहीं थे, एक दो छोड़ करके। और वहीं पर माधुरी की जो कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस थी, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी लगातार। तो अब माधुरी के लिए बात थी सर्वाइवल की। उनके विरोधी और आलोचक बड़े खुश थे, क्योंकि यही वो चाहते थे। लेकिन एक फिल्म अभी भी माधुरी की रिलीज होने बाकी थी। वैसे तो अपने 1.5 दशक लंबे करियर में माधुरी दीक्षित ने हर एक बड़े सिनेमाकार के साथ काम किया था, लेकिन उस दौर के एक सिनेमाकार ऐसे भी थे जिनके साथ माधुरी दीक्षित अब पहली बार नजर आने वाली थी। मैं बात कर रहा हूं सिनेमा के जादूगर यश चोपड़ा साहब की। तो दिवाली का समय था और 31 अक्टूबर 1997 को रिलीज हुई पर्दे पर एक संगीतमय प्रेम कहानी दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ नजर आए किंग खान एक बार फिर से, और साथ ही साथ नजर आई करिश्मा कपूर। एक कैमियो में नजर आए अक्षय कुमार भी। और इस फिल्म ने माधुरी को वो सफलता दिलाई जिसकी माधुरी दीक्षित को कब से प्रतीक्षा थी, इंतजार था। 2.5 साल के उस सूखे के ऊपर सावन ने आखिर में बारिश कर ही दी। जानदार संगीत, शानदार परफॉर्मेंसेस, यश चोपड़ा का रेशमी मखमली एहसास और युवाओं की भरपूर ऊर्जा, ये सब कुछ मिलकर के बन गए एक क्लासिकल लव स्टोरी दिल तो पागल है। इस फिल्म ने सिनेमाघरों के बाहर भीड़ इकट्ठी कर दी, लंबी लंबी कतारें लगने लगी और लगने लगे हाउसफुल के बोर्ड। आने वाले दिनों में ये बात सिद्ध हो चुकी थी कि ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर है, बम्पर हिट। माधुरी दीक्षित वॉज बैक एंड बैक विथ अ बैंग। लेकिन इस फिल्म की सफलता सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। साल खत्म होते होते ये फिल्म बहुत बढ़िया कारोबार कर चुकी थी, और जैसा मैंने पहले भी कहा, एक ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ इस फिल्म ने उस साल की दूसरी सबसे सफल फिल्म होने का भी खिताब हासिल किया ऐतिहासिक बॉर्डर के बाद। उस साल के अवार्ड फंक्शन में भी ये फिल्म सबसे आगे दिखाई। फिल्मफेयर अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स दोनों में ही इस फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की और टॉप के करीब करीब सारे अवार्ड्स
ये फिल्म अपने नाम कर गई। दोनों ही अवार्ड्स में दिल तो पागल है बनी बेस्ट फिल्म, वहीं पर शाहरुख खान बने बेस्ट एक्टर और माधुरी दीक्षित को इन दोनों ही अवार्ड्स में पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का। वहीं पर करिश्मा कपूर के लिए भी ये फिल्म बहुत खास रही। उन्होंने राजा हिंदुस्तानी के बाद एक बार फिर सिद्ध किया कि रानी हिंदुस्तानी यानी कि करिश्मा कपूर किसी भी रोल को कैरी करने की क्षमता रखती है। अब माधुरी के पास मौका था बात करने का। इसी कड़ी में जब फिल्मफेयर अवार्ड्स के दौरान माधुरी दीक्षित मंच पर पहुंची अवार्ड लेने के लिए, तो उन्होंने इस अवार्ड को लेते हुए सिर्फ ये पंक्तियां कही, आई डेडिकेट माई अवार्ड टू द सो कॉल्ड क्रिटिक्स। मतलब मेरा ये अवार्ड मेरे आलोचकों के नाम। भाई बिना हाथ लगाए तमाचा मारना तो इसे कहते। यदि मूछें हो तो नथुलाल जैसी, तो जवाब हो तो माधुरी जैसी। माधुरी दीक्षित ने यह साबित कर दिया that every revenge is not violent, it can be sweet also। कभी कभी बदला बड़ा मीठा भी होता है। इसके बाद भी माधुरी दीक्षित अपनी शर्तों पे काम करती रही। अगले ही साल वो शादी के बंधन में बंध गई और उसके बाद में भी साल 2000 में राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित पुकार में, साल 2001 में राजकुमार संतोषी की ही लज्जा में, 2002 में हम तुम्हारे हैं सनम, और उसी साल संजय लीला भंसाली की आइकॉनिक देवदास में जबरदस्त भूमिका में नजर आई। तो ये थी माधुरी दीक्षित की कहानी, जिन्होंने एक बार नहीं ये बार बार प्रूव किया कि फॉर्म इज टेम्पररी बट टैलेंट इज परमानेंट। जो आलोचनाओं से डर जाए वो अमिताभ बच्चन नहीं, वो ए आर रहमान नहीं, वो लता मंगेशकर नहीं, और वो माधुरी दीक्षित नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा एपिसोड अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दिल की बातें बताइए और दिल को धक धक करने दीजिए, क्योंकि दिल तो पागल है। और वैसे भी आप तो जानते हैं कि हम आपके हैं कौन। फायर नाइट बातों बातों में किससे कहानियां जारी हैं, अगले बार देखेंगे इस नए विषय की बारी।